नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव क्षितिज। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं और बिल्कुल मौजूद सवाल लेंगे जिस पर इन दिनों बिहार में सबसे अधिक बहस है, राजनीति है और अलग अलग टिप्पणी है। मसला है आनंद मोहन की रिहाई का। जो आनंद मोहन की रिहाई का समर्थन कर रहे हैं वह कह रहे हैं आनंद मोहन निर्दोष थे, वे बेवजह जेल की चक्की पीस रहे थे, उन्हें छोड़कर सरकार ने ठीक किया है। लेकिन दूसरी ओर जो विरोध कर रहे हैं वे कह रहे हैं एक दलित आईएएस की हत्या हुई थी, सरकार ने आनंद मोहन को छोड़ने के लिए जेल मैनुअल में संशोधन किया जो गलत था। कानूनी मत क्या है, क्योंकि बात अब पटना हाई कोर्ट में पहुंची है, पीआईएल दायर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है क्योंकि वहां भी मुकदमे की तैयारी है। तो कानूनी पक्ष बताएंगे देव प्रकाश सिंह साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, किनके साथ न्याय हुआ, किनके साथ अन्याय हुआ, व्यक्ति विशेष के बारे में न तो हम ज़्यादा जानते हैं, न उस केस को ज़्यादा हम जानते हैं, कुछ बता सकते हैं। आनंद मोहन का नाम तो सुना ही आपने ना? नाम सुना है हमने। अब वो मर्डर में थे, नहीं थे, मॉब लिंचिंग था, क्या था, कैसे सजा हुआ, कितना सजा हुआ, डेथ सेंटेंस हुआ था और उसके बाद उसको कम्यूट करके उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया गया था। ये सब कुछ हल्की फल्की जानकारी है। अभी हाल में किसी कारणवश बिहार सरकार ने एक बिहार जेल मैनुअल है 2012 का, उसमें उसका जो नियमावली 481 का 1A है, उसमें लिखा हुआ है कि किन हालतों में क्योंकि सजा को कम्यूट करने का, कम करने का पावर सीआरपीसी के धारा 432, 433, 434, 435 में दिया हुआ है। दिया हुआ है कि सरकार को ये शक्ति है, प्रीएड गवर्नमेंट को उससे सजा माफ कर सकती है, किसी पर मुकदमा उठा ले सकती है, किसी को भी छोड़ दे सकती है। लेकिन जब भी कोई इस ढंग की शक्ति दी जाती है सरकार को तो पावर एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसमें शर्त लगाया जाता है। और ठीक उसी प्रकार शर्त लगाया गया है। जैसे कि 433A में शर्त लगाया गया है कि आप कम्यूट तो कर सकते हैं, सजा कम कर सकते हैं, निकाल दे सकते हैं, लेकिन ऐसे सजा में जिनको डेथ सेंटेंस हुआ है और डेथ सेंटेंस होने के बाद हाई कोर्ट ने उसको कम्यूट करके उसको सजा कर दिया 14 साल या 20 साल, कुछ भी कर दिया, और उन्होंने अपनी सजा का 14 साल काट लिया है, तो वैसे केस में सरकार चाहे तो उनको निकाल दे सकती है जेल से। लेकिन उसमें भी एक 441 के 1A में एक प्रतिबंध लगा हुआ है कि अब वो डकैती का मामला नहीं होना चाहिए, वो मर्डर का मामला नहीं, टेररिस्ट 441 है कि 481 1A। मैं जरा एक सामने चेक भी कर लूँ इसको आपके सामने। ये 481 का 1A है। 1A में उन्होंने कुछ प्रतिबंध लगा दिया है कि 433A में जो पावर दिया हुआ है वो पावर सरकार एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी अगर वो आदमी किसी रेप केस में बंद है, मर्डर के केस में बंद है, डकैती केस में बंद है, या ऐसा ऑफेंस है जो सिविल राइट्स एक्ट के तहत है, या डॉरी केस में जो पत्नी को जला दे के मारते हैं उस केस में बंद है, या 14 साल के कम बच्चे को मारा है, या मल्टीपल मर्डर है, एक साथ कई एक मर्डर उसने किया है, या मर्डर ऐसा कन्विक्शन किया जब बीच में पैरोल में छूटा फिर निकल के मर्डर कर दिया, ऐसे लोग, या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में है या स्मगलिंग में है, और लास्ट में लिखा हुआ है मर्डर ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी। तो सरकार ने जेल मैनुअल में तो सरकार ने इसमें संशोधन अपनी सख्ती से कर दिया कि मर्डर ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी। अब पब्लिक सर्वेंट तो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टेट के पब्लिक सर्वेंट, एक सेंट्रल के होते हैं। ये सही बात है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आईएएस आईपीएस पदाधिकारी हैं वो भी ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1968 में कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट उनका स्टेट गवर्नमेंट ही, अगर स्टेट में वो काम कर रहे हैं तो सेंटर में काम कर रहे हैं तो सेंटर होंगे, यूनियन टेरिटरी में कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो होंगे। लेकिन उसमें एक चीज़ लगा हुआ, एक कंडीशन लगा हुआ है कि सेंटर की कोई एग्जीक्यूटिव अगर हैं या सेंटर की किसी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, वैसे हालत में अगर कम्यूटेशन आप करते हैं, सजा कम करते हैं, तो सेंटर का कंसेंट भी लेना होगा। और यह आपको सीआरपीसी के धारा 435 में लिखा हुआ है। 435(2) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई, आप देखिए, जब भी कोई आईएएस आईपीएस ऑफिसर पर कोई डिसिप्लिनरी एक्टिविटी होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम से और यूपीएससी से कंसेंट लेना पड़ता है। यहाँ से रिकमेंड हो गया जाता है कि इन्होंने ये खता की है, ये गलती पे एक्शन लेना है, और एमएचए वहाँ से कंकरेंस देती है, बाद में यूपीएससी भी देती है।
अब तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में उसमें केवल वहाँ भी भेजा जाता है, डीओपीटी डिपार्टमेंट तो है ही जी। तो वहाँ से होने के बाद ही देती है। इस केस में हमने कहा व्यक्ति, सर्वेंट या प्रॉपर्टी जी, तो ऐसे इस केस में जिनका मर्डर हुआ है जी, कृष्णैया आईएएस पदाधिकारी जी, गोपालगंज के वो दिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। जी। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक हमको कानूनी जानकारी है यहाँ 433A लागू नहीं होगा, यहाँ लागू होगा 435 का सब सेक्शन 2। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया जेल मैनुअल में संशोधन किया, सरकार ने 433A के तहत लिया है लेकिन और 433A उस पर लागू नहीं होता है। तो आनंद मोहन की रिहाई गलत है तो इसका? कहीं न कहीं कानूनी लोचा इसमें फंसेगा। मामला हाईकोर्ट गया है, जी, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा और ऑल इंडिया आईएएस ऑफिसर्स ने भी लिखा है इस चीज को। ठीक है, 14 साल तो 433 के हिसाब से कहीं गड़बड़ी नहीं है, सरकार विद इन राइट्स है। नहीं, सरकार कह रही है कि वो 14 साल की सजा काट चुके हैं, साढ़े 15 साल काट चुके हैं, परिहार 20 साल का भी हो गया। हाँ, ये सही बात है, लेकिन 433A में ना जी, 435 में तो नहीं है ना। अच्छा, 435 में कहा कि आप ऐसा कोई भी काम करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट आप ले लें। अगर वो कंसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को आ जाता है जी, तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तब निकल गई मामला। ऑलरेडी 14 साल तो नहीं, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जब इन्हें कंसेंट लेना था वो तो समय गुजर गया क्योंकि इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है ना। अब जब हाई कोर्ट में या किन्होंने छोड़ दिया? नहीं, बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करते हुए अपनी विवेक से आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा करा दिया। साहबुद्दीन को भी दिए थे, फिर आप ले गए अंदर कि नहीं ले? नहीं, साहबुद्दीन की जमानत तो कोर्ट ने दी थी ना। हाँ, इस पर हाँ, छोड़ किसी कोर्ट ने दे या सरकार ने? हाँ, जो बात तो वो छोड़ रिलीज कर दिया गया है। हाँ, रिलीज करने के बाद भी अगर कानूनी लोचा है और हाई कोर्ट इंटरवेन कर जाती है, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन कर जाएगी, तो ऐसे केसेज में वो जो जिस प्रोविजन के तहत अगर वो स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सर्वेंट रहे होते तो लागू हुआ होता 433A। नहीं, आप साफ साफ ये कहना चाहते हैं कि आनंद मोहन को छोड़े जाने के पहले नीतीश कुमार की सरकार को, बिहार सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार मतलब केंद्र सरकार से इजाजत लेनी थी। देखिए, एज ए कानून के विद्यार्थी होने के नाते से मैं किसी व्यक्ति को सरकार नहीं मानता। जी, मैं सिस्टम को सरकार मानता हाँ, हूं। संस्था को सरकार। आप राज्य सरकार बोलिए, केंद्र की सरकार बोलिए, मैं यही बात, मैं मुखिया का नाम ले रहा हूँ। संविधान मुखिया का सरकार नहीं होता। मुखिया तो कभी समय विशेष में आज है कल नहीं है। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो संविधान का है उसकी बात हम लोग करें। हम लोग यहाँ कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे से केस में जहाँ उसका प्रॉपर्टी है या उसके सर्वेंट हैं, उस केस में कंसेंट उसका आवश्यक है। 435 के 2 में है। सरकार ने जो संशोधन किया 433 के A में किया है, जेल मैनुअल में संशोधन किया है। तो इसमें यहाँ लोचा फंसने का चांस थोड़ा सा है। तो हमें जहाँ तक कानूनी जानकारी है ये मामला थोड़ा फंसेगा। मतलब आनंद मोहन की परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है हाईकोर्ट में? आनंद मोहन और बहुत सारे लोग हैं इसमें। नहीं, बाकी सारे मामले में पब्लिक सर्वेंट नहीं है, लेकिन यहाँ आपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट और स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट दोनों की परिभाषा ही अलग कर दी कि स्टेट गवर्नमेंट के मामले में तो सरकार कर सकती थी। आपका एक कानूनी ज्ञान का फोरम है जी। जब कानूनी ज्ञान की फोरम पर बात करेंगे तो व्यक्ति को हम नहीं बनाते हैं कुछ, हम बनाते हैं कानून को टारगेट। हम किसी व्यक्ति विशेष पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 433A के तहत जेल मैनुअल में संशोधन हुआ है। ये मामला 435 सब सेक्शन 2 का है। नहीं, मैं तो साफ साफ बिल्कुल सरल शब्दों में ये समझ रहा हूँ कि चूंकि जी कृष्णैया आईएएस थे, भारत सरकार के कर्मचारी थे, बिहार में प्रतिनियुक्ति पर थे, उनका कैडर था। मर्डर का सजा इनको हुआ था। ऐसे तो मॉब लिंचिंग है, मॉब लिंचिंग में थे नहीं थे वो तो अलग की बात है। तो आनंद मोहन को छोड़े जाने के पहले एक बार केंद्र से इजाजत लेनी चाहिए थी। तो जब ये कोर्ट में मसला आएगा, PIL दायर हुआ है, तो इस पर गंभीर विचार होगा और परेशानी हुआ है। आईएएस एसोसिएशन के भी लोगों ने दायर किया है। एक आपके कोई केस अनुपम है, उन्होंने अभी केस अनुपम भी रिटायर्ड BRS लिया था उन्होंने, IRS के उन्होंने भी किया है और बहुत सारे लोग। मतलब अभी परेशानी खत्म नहीं हुई, अभी ये मामला गर्म रहेगा, ये चलेगा। अब कानून की लड़ाई है, देखिए हाईकोर्ट क्या करती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मेरे हिसाब से ये 433A इन पर लागू नहीं होता, इनके ऊपर सब सेक्शन 2 435 लागू होता है। चलिए, तो आपने समझा कि कानूनी ज्ञान क्या कहता है, कानून क्या कहता है। आनंद मोहन की रिहाई के मसले में एक बड़ा सवाल उठा दिया है देव प्रकाश सिंह साहब ने। आगे जब हाईकोर्ट में जीरो होगी, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या फैसला आएगा देखना होगा। बहरहाल आनंद मोहन आज़ाद हैं, आगे जो भी होगा वह भी हम बताएंगे। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। 14 साल भुगत भी चुके हैं जी। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।